Forum Parekh. I'm consultant gynecologist and laparoscopic surgeon at Aditya Birla Hospital, Verawal. So welcome to my Gynecare channel. तो आज हम डिस्कस करेंगे IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे रहती है। ये हम एक डेमो पीस के द्वारा समझेंगे। तो जैसे ही पीरियड्स आता है तो हर महीने बीजदानी में एक या दो अंडे बनना शुरू हो जाते हैं और अगर आपकी साइकिल 28 डेज़ की है तो 14वें दिन के आसपास ये अंडा जो बड़ा होके फिर यहाँ पे गर्भनली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में रिलीज़ होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। अगर इस दौरान संबंध बनाया जाए तो जो सीमेन है यानी कि पुरुष का वीर्य है जिसमें शुक्राणु रहते हैं, वो यहाँ पे वजाइना से ट्रैवल करके बच्चेदानी में आते हैं और बच्चेदानी से ट्रैवल करके गर्भनली में आते हैं। और यहाँ पे जो है और जो बीजदान होता है जिसमें से जो अंडा रिलीज होता है वो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आता है। तो गर्भनली में बच्चे का पहला कोश बनता है और उसके जैसे ही पहला कोश बनता है उसके 4 या 5 दिन के बाद वो जो मैच्योर होता है और यहाँ पे गर्भाशय में आता है और गर्भाशय में जो है वो उसकी अंदर की दीवार के साथ चिपक जाता है। वहाँ से उसको 9 महीने तक पोषण मिलता है और उसके बाद जो है ये डिलीवरी होती है। तो ऐसे पूरा प्रेगनेंसी का प्रोसेस रहता है। समझते हैं कि प्रेगनेंसी रहने के लिए क्या क्या फैक्टर्स ज़रूरी रहते हैं। तो सबसे पहले बीजदानी यानी कि अंडाशय जिसमें अंडे बनने चाहिए, उसका ग्रोथ होना चाहिए और वो अंडाशय से निकल के बीजदानी में रिलीज होने चाहिए। फिर जो है गर्भनली खुली होनी चाहिए। उसके अलावा जो बच्चेदानी है वो उसकी जो अंदर की दीवार है वो बच्चे को पोषने के लिए सक्षम होनी चाहिए। इसके अलावा जो सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुख है और वजाइना वो स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु होते हैं उसके लिए उसको एंटर करने के लिए कंपेटेबल होने चाहिए। और हस्बैंड का जो वीर्य है सीमेन है उसमें स्पर्म की क्वालिटी और नंबर्स दोनों सफिशिएंट होने चाहिए। ये अगर फैक्टर्स सारे फुलफिल हो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी रह सकती है। तो बात करते हैं IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में। तो ये प्रोसेस क्या रहता है? तो इसमें जो हस्बैंड का जो सीमेन होता है, मेल पार्टनर का सीमेन होता है, उसको लेबोरेटरी में प्रोसेस किया जाता है और बच्चेदानी में इंजेक्शन दिया जाता है। तो काफ़ी बार पेशेंट मुझे पूछते हैं कि ये लेबोरेटरी में प्रोसेस करना क्यों ज़रूरी रहता है, डायरेक्टली हम नहीं इंजेक्ट कर सकते? तो उसका जवाब है ना, क्योंकि सीमेन यानी कि वीर्य में शुक्राणु स्पर्म्स के अलावा काफ़ी सारी सेमिनल फ्लूइड होता है जिसमें हार्मोन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का केमिकल रहता है और काफ़ी सारे डेड स्पर्म्स भी रहते हैं। अगर बिना प्रोसेस किए उसको बच्चेदानी में इंजेक्ट करते हैं तो काफ़ी बार फीमेल पेशेंट को डायरिया है, बहुत ज़्यादा पेडों में दर्द होने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्भाशय के संकोचन बढ़ जाए तो पेशेंट को जो है पूरा जो सीमेन का सैंपल है वो पूरा बाहर निकल जाता है गर्भाशय की संकोचन के कारण। तो इसीलिए ये लेबोरेटरी में प्रोसेस किए बिना कभी भी IUI अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये IUI का प्रोसेस किन दर्दियों को एडवाइस किया जाता है। तो सबसे पहला माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया। नॉर्मल जो स्पर्म का काउंट है वो 19 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए और जो स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि शुक्राणु की जो गतिशीलता है वो 60 to 70% होनी चाहिए। तो अगर 19 मिलियन 10 मिलियन से लेकर 19 मिलियन तक के जो काउंट रहते हैं और सीमेन प्रोसेस में IUI का जो लेबोरेटरी प्रोसेस होता है उसके बाद अगर 5 to 9 मिलियन जितने भी मोटाइल स्पर्म बचते हैं तो उन केसेस में हम IUI अटेम्प्ट कर सकते हैं और IVF का जो है कॉस्टिंग बच जाता है। तो ये इसका IUI का क्या सुपीरियर बेनिफिट रहता है इन केसेस में। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी संबंध बनाते हैं तो जो स्पर्म है यानी कि वीर्य है ये यहाँ पे डिपॉजिट वजाइना में डिपॉजिट होता है और शुक्राणु को वजाइना से लेके बच्चेदानी के मुख में से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। पर जब भी और उसमें क्या होता है कि 90% जो स्पर्म है वो वजाइना में ही मारे जाते हैं और बाकी के जो ऊपर पहुंच पाते हैं
उसमें से जो है वो काफ़ी बार सर्विक्स यानी कि गर्भाशय का जो मुख होता है उसका जो गाढ़ा पानी रहता है उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो तकरीबन 10 से 15% तक ही स्पर्म यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और हम आईयूआई में क्या करते हैं, आईयूआई में जो अच्छे क्वालिटी के स्पर्म है वो डायरेक्टली यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो जो स्पर्म का जो ट्रैवल का डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, उसके बदले ये डिस्टेंस पूरा आधे से भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्पर्म है वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे जो है रास्ते में मारे जाते हैं, तो हम जो है अच्छी क्वालिटी के स्पर्म है इंजेक्शन, उसका इंजेक्शन बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है मैक्सिमम स्पर्म का यील्ड मिलता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड, अगर हस्बैंड या वाइफ किसी को भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, यानी कि जो हस्बैंड है उसका वीर्य स्खलन जल्दी हो जाए, या फिर उसका पेनिस हार्ड यानी कि इरेक्शन होने में प्रॉब्लम हो, या फिर जो महिला है जिसको संबंध बनाने के टाइम पे जिसका योनि मार्ग एकदम सिकुड़ जाता है, जिसको मेडिकल टर्म में वजाइनिस्मस बोला जाता है, जिसकी वजह से जो मेल का जो पेनिस है वो वजाइना में इंसर्ट ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होती है। तो ये सारे केसेस में आईयूआई के रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। थर्ड, डोनर स्पर्म। काफ़ी बार अगर हस्बैंड के स्पर्म काउंट ना हो या फिर उसका सीमेन नहीं निकलता है, कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो डोनर स्पर्म जब भी एडवाइस करते हैं तो ये ऑप्शन आईयूआई का ऑप्शन बेटर रहता है। उसके अलावा कोई भी महिला प्रेगनेंसी रखने के लिए डोनर स्पर्म यूज़ करना चाहती है तो उसके लिए भी आईयूआई का ऑप्शन बेटर रहता है। फोर्थ, अगर माइल्ड केसेस यानी कि फर्स्ट या सेकेंड डिग्री एंडोमेट्रियोसिस हो तो उन केसेस में हम आईयूआई यूज़ कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है मैंने अगले वीडियो में ऑलरेडी समझाया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स है, बीजदान नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी कारण हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहा है, तो उसके जो है सैंपल फ्रीज करके हम प्रेगनेंसी रखने के लिए आईयूआई यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि कोई भी रीज़न से हस्बैंड का रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, वाइफ के रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो रही है, तो इन केसेस में भी आईयूआई का रिजल्ट अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर सीमेन गाढ़ा हो, यानी कि जो वीर्य जो है वो बहुत ही थिक हो, तो भी आईयूआई जो है वो विस्कोसिटी कम करके उसमें अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो प्रीरिक्विजिट्स क्या होती है, मतलब कि कौन सी कंडीशन आईयूआई से पहले हमें चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले जो महिला की जो बच्चेदानी हो की जो गर्भनली होती है, वो गर्भनली जो है वो खुली होनी चाहिए। ये कैसे पता चलता है, तो HSG, SSG या लेप्रोस्कोपी टेस्ट से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब यानी कि गर्भनली खुली है कि नहीं। HSG और SSG का वीडियो ऑलरेडी मैंने अगले में सेशन में समझाया है, तो वो आप डिटेल में देख सकते हो। उसके अलावा महिला के जो अंडाशय होते हैं इसमें जो है अंडे बनने चाहिए। तीसरा फैक्टर, जो हस्बैंड का जो सीमेन है उसमें मिनिमम जो स्पर्म का काउंट है वो 5 to 9 मिलियन होना चाहिए, और 30% मोटिलिटी यानी कि 30% गतिशीलता होनी चाहिए। अगर ये तीनों प्रीरिक्विजिट्स फुलफिल हो तो ही आईयूआई के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं आईयूआई का प्रोसेस क्या रहता है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग हम पेशेंट को सेकेंड या थर्ड डे, पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे को बुलाते हैं और उसकी सोनोग्राफी करते हैं। उसके बाद पेशेंट को अंडा बनने के लिए या तो दवाई दी जाती है या फिर इंजेक्शन दे जाता है, और उसके बाद पेशेंट को 8वें या 9वें दिन से हम ऑल्टरनेट डे बुलाते हैं और जो अंडे होते हैं उसका साइज मेजर करते हैं। एक बार अंडे का साइज मैच्योर हो जाए तो उसके बाद अंडा बीजदानी में से रिलीज होके गर्भनली में आए, उसके लिए HCG नाम का इंजेक्शन देते हैं। इस HCG इंजेक्शन देने के बाद 32 से 36 घंटे के बाद हम आईयूआई का प्रोसेस जो है वो शेड्यूल करते हैं। HCG इंजेक्शन देने के बाद 32 से 34 घंटे के बाद हम हस्बैंड को उसके सीमेन का सैंपल देने के लिए बुलाते हैं। ये सैंपल है वो जो है लेबोरेटरी में प्रोसेस होता है, जिसमें 45 मिनट से 1 घंटा तक का टाइम जाता है।
ये एक बार सीमेन का जो है वो प्रोसेस, सैंपल प्रोसेस हो जाए, उसके बाद हम लेडी को एक गाइडेड बेड पे सुलाते हैं और उसको लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। उसके बाद पेशेंट की अगर वजाइना में से डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर देते हैं और उसका जो बच्चेदानी का जो मुख है उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से कैच करते हैं। उसके बाद जो सीमेंट का जो सैंपल है ये ऐसे सिरिंज में फिल करते हैं। जनरली 2 से 3 ml तक हम सैंपल फिलिंग करते हैं। उसके बाद जो ये पतली नली जैसा आईयूआई का कैथेटर रहता है, ये इसको इसके साथ अटैच करते हैं और फिर जो है ये पूरा जो है सैंपल ये सर्विक्स के द्वारा ये यूट्रस में इंसर्ट करते हैं और उसको पूरे सैंपल को पुश करते हैं। ये सैंपल, ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद पेशेंट को हम कमर के नीचे पिल्लो रख के 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जो है आईयूआई का प्रोसेस ख़त्म होता है। उसके बाद जो महिला पेशेंट है उसको जो है प्रोजेस्टेरोन यानी कि ठंडक की दवाई दी जाती है। तो अब डिस्कस करते हैं कि आईयूआई का सक्सेस रेट कितना होता है। अगर आप आईयूआई का एक साइकिल अटेम्प्ट करते हैं तो जो सिर्फ दवाई के साथ करते हैं तो 12 से 15% तक आपको प्रेगनेंसी रहने के चांस होते हैं और अगर दवाई प्लस इंजेक्शन करते हैं तो 15 से 20% तक का आपका प्रेगनेंसी रहने का चांस होता है। जो नेचुरल आप सबन बनाते हैं वो 6 to 8% होता है, तो उसकी मात्रा में डबल से 3 गुना चांस आपका आईयूआई की प्रोसेस में बढ़ जाता है। फिर आता है डबल आईयूआई का कंसेप्ट। कुछ इंस्टीट्यूट है वो सिंगल आईयूआई इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ डबल आईयूआई यानी कि 3 दिन के अंदर में 2 बार आईयूआई प्रोसेस किया जाता है। मैं अपने सेटअप में सिंगल आईयूआई करती हूँ और पेशेंट को काफ़ी बार हम 2 दिन के बाद या अल्टरनेट डे पे रिलेशन रखने के लिए भी बोलते हैं। ये हुआ पूरा आईयूआई का प्रोसेस। अगर इसको लेके आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या आदित्य बिरला हॉस्पिटल में मुझे मिल सकते हो। सो थैंक यू ऑल।